बैक टू रौनक क्लासेस। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए बेटा, आज समकालीन दक्षिण एशिया हमने पढ़ा था कि समकालीन दक्षिण एशिया में 8 देश है, उसके एक और हिमालय पर्वत है, दूसरी और अरब सागर है, तीसरी और उसके बंगाल की खाड़ी है और फिर हिंद महासागर है। वही भूभाग है वो क्या कहलाता है? दक्षिण एशिया कहलाता है। आज अपन अपने पड़ोसी देश को देखेंगे जो भारत से ही अलग हुआ है, पाकिस्तान, कि वहां पे लोकतंत्र संकट में क्यों है। हमेशा ये देश सुर्खियों में रहता है कि एन कैन प्रकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं मारता है और ये देश हमेशा सुर्खियों में रहता है। कौन सा देश? अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो चलिए बेटा, एक बार रिवाइज करते हैं अपन कि कभी प्रश्न पूछ ले कि दक्षिण एशिया में कितने देश है, तो आपका सीधा उत्तर आना चाहिए दक्षिण एशिया में कितने देश है? 8। तो इन 8 देशों को कैसे याद करना? ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से। सबसे पहले भारत है, मालदीव है और श्रीलंका। इस प्रकार 3 देश हो गए। 3 देश है, त्रिकोण यहाँ पे भी बनेगा। नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये इसी का भाग था पाकिस्तान का। और फिर पाकिस्तान है 7वां देश और पाकिस्तान का मित्र है, वो मित्र कहो या पड़ोसी देश को, कौन सा है? अफगानिस्तान। इस प्रकार कुल मिला के 8 देश है। अब अपने को ये पढ़ना है कि इसने जो रायता फैला दिया था पाकिस्तान ने, इसको पढ़ना है कि वहां पे लोकतंत्र की स्थापना 1947 में होती है, परंतु अभी तक वो लोकतंत्र संकट में क्यों है, इसके क्या कारण है। एग्जामिनर सरपिरा होगा, पड़ोसी देश से तुरंत प्रश्न दे देगा कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र है वो संकट में क्यों है, इसके क्या कारण है, बताइए आप। तो आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, आपको कारण इनके पता होने चाहिए। तो चलिए एक बार इनको एनालाइज करते हैं, क्या है पाकिस्तान में लोकतंत्र संकट के कारण। तो देखो, पाकिस्तान में लोकतंत्र के संकट के कारण है वो निम्न है। पाकिस्तान में एक तो सेना का समर्थन करने वाला जो समुदाय है वो ज्यादा है। एक पाकिस्तान में धर्मगुरु ज्यादा है मुसलमानों के, और भी एक भूस्वामी अभिजिनों का सामाजिक दबदबा है। मतलब पाकिस्तान में सेना का समर्थन करने वाले, पाकिस्तान के धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजिनों का सामाजिक दबदबा है। इसी वजह से वहां पे बार बार लोकतांत्रिक सरकार निर्वाचित तो हो जाती है, परंतु गिरवा करके उसको सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है। दूसरा इसमें है कि पाकिस्तान का भारत के साथ में हमेशा तनातनी का मामला रहा है, खटकने वाला मामला रहा है। भारत और पाकिस्तान भारत पर संदेह करता है कि ये कभी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर दे। लोग सहमे हुए हैं वहां के, तो इस कारण वहां का सेना समर्थक समूह है वो ज्यादा मजबूत है। मतलब अपनी ज्यादा ताकत, ज्यादा समर्थन किसको देता है? सेना समर्थक को, ताकि वहां पे लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा है अमेरिका और पश्चिम देश। मतलब ये जो अमेरिका और जो पश्चिम देश है, इन्होंने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है, और जिस कारण वहां पे लोकतंत्र है वो खतरे में है। तीसरा है, पाकिस्तान में कोई खास अंतरराष्ट्रीय संस्था का इसको समर्थन नहीं मिला, ताकि वहां पे लोकतंत्र कायम रह सके। इसको खास कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था का समर्थन नहीं मिला। एग्जामिनर सीधा प्रश्न देगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान है, तो प्रश्न दे सकता है। कृपया करके इसको याद कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाए और आपको पूरे अंक मिले। इसके 3 पॉइंट है पाकिस्तान में लोकतंत्र संकट में क्यों है। एक तो सेना का समर्थन ज्यादा है, धर्मगुरु भूस्वामियों का वहां पे दबदबा है, इसलिए वो निर्वाचित सरकार को गिरा करके सैनिक शासन लागू कर देते। दूसरा, इसमें पाकिस्तान का भारत के साथ में हमेशा तनातनी का मामला रहता है, जिस कारण वहां पे सेना का समर्थन समूह ज्यादा मजबूत है। तीसरा है, अमेरिका और पश्चिम देशों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया, तो लोकतंत्र खतरे में है। तीसरा है, पाकिस्तान को कोई खास अंतरराष्ट्रीय संस्था का समर्थन नहीं मिला, तो लोकतंत्र खतरे में। ये 3 कारण लिख लेना, बोर्ड के एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब बेटा अपना पड़ोसी देश देखते हैं, जो पहले पाकिस्तान का ही भाग था। ये रायता पूरा पूरा पश्चिम पाकिस्तान ने ही फैला रखा था, और फिर उदय होके एक देश बन गया बांग्लादेश। तो देखते हैं इसकी क्या स्थिति है 2024 तक। 1971 में ये बांग्लादेश आजाद होता है, और 2024 में यहाँ पे कुछ परिवर्तन होता है। तो देखते हैं क्या स्थिति है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे खतरे में है। देखते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र। हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 1947 से लेके 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। मैंने आपको पहले वीडियो में इसको बता दिया है शानदार तरीके से, आप एक बार देख लेना। इस क्षेत्र के लोग पश्चिम पाकिस्तान के दबदबे में रहते थे और अपने ऊपर उर्दू भाषा लादने का विरोध करते थे। ये बांग्लादेश पहले बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो पश्चिम पाकिस्तान के दबदबे में रहते थे और अपने ऊपर उर्दू भाषा लादने का क्या करते थे? विरोध करते थे। परंतु संख्या में छोटे थे तो उनकी बात कौन माने। आगे क्या होता है, 1970 में 1970 में वहां पे आवामी लीग नामक दल ने पूरी पाकिस्तान की सभी सीटें जीत ली, और उसने अपने पश्चिम पाकिस्तान से कहा कि भाई हमें स्वायत्ता दे दो। परंतु पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने पूर्वी पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और उल्टा उनको लताड़ा, और कहा कि तुम सभा भी नहीं बुला सकते। और उस समय शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। आवामी दल का जो नेता था ना बेटा,
ये अवामी दल का नेता वो शेख मुजीबुर रहमान था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया और हजारों पूर्वी पाकिस्तान के लोगों सेना के द्वारा मारे गए। मतलब एक उन्होंने मांग की थी कि भाई हमें स्वायत्ता दे दो, हम हमारे निर्णय खुद लेंगे, परंतु पश्चिम पाकिस्तान के लोगों ने, देखो बेटा एक बार देखो इसको, 1970 1947 से लेकर 1971 तक ये जो वाला भाग है, बांग्लादेश वाला भाग है, ये पूरी पाकिस्तान कहलाता था। अब पूरी पाकिस्तान के लोगों ने 1970 में आवामी दल ने सभी सीटें यहाँ पे जीत ली। तो इन्होंने इन्होंने क्या कहा कि हमें स्वायत्ता दे दो, पश्चिम पाकिस्तान से क्या कहा कि हमें स्वायत्ता दे दो। तो पश्चिम पाकिस्तान ने क्या किया, इनको की इनकी बातें बातें नहीं मानी और कहा कि तुम सभा भी नहीं बुला सकते, उल्टा सेना यहाँ पे भेजी और सेना भेज करके वहां के लोगों को मरवाया, हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग कहाँ पे शरण ली, भारत में। फिर आगे क्या होता है देखिए एक बार, वहां का नेता शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना का पिता था उसको गिरफ्तार कर दिया, हजारों लोग मारे गए तथा पूरी पाकिस्तान के हजारों लोग भारत सरकार की शरणार्थी के रूप में भारत में शरण ली। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ, हार का सामना करना पड़ा और आत्मसमर्पण करना पड़ा और बांग्लादेश नया राष्ट्र बना। अब क्यों युद्ध हुआ वो देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ से लोग, बांग्लादेश से लोग कहाँ पे आने लगे, भारत में। तो पाकिस्तान वालों को ये बात खटकने लगी कि हमारे लोग आपके अंदर आ रहे हैं, आप इनको रोकिए, बंद कीजिए आना। परंतु भारत ने क्या कहा, मैं शरणार्थियों की हमेशा क्या करता हूँ, रक्षा करता हूँ। तो पाकिस्तान ने भारत को कहा कि हम युद्ध के लिए तैयार है। तो क्या कोई बात नहीं, आजा बेटा, हम भी युद्ध के लिए तैयार है, हम भी चाहते हैं कि तू युद्ध करे हमसे। तो पहले प्रहार ये करता है, फिर भारत उसका मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब देता है। और 1971 के युद्ध में, 1972-71 के युद्ध में पाकिस्तान की को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार बांग्लादेश नए देश का उदय हुआ। पहले बेचारे बांग्लादेश वालों ने सभी सीटें मांग करके इसको ये कहा था कि हमें स्वतंत्रता नहीं देनी, हमें स्वायत्ता दे दो। स्वतंत्रता और स्वायत्ता में डिफरेंट होता है कि स्वायत्ता का मतलब होता है हमें हमारे निर्णय स्वयं लेने दो, और स्वतंत्रता का मतलब है कि हमारे आपसे कोई लेना देना नहीं। तो इन्होंने स्वायत्ता मांगी थी, परंतु भारत के हस्तक्षेप के कारण इनको क्या मिल गई, स्वतंत्रता। और 1971 में यह एक अलग देश उभर करके दुनिया के सामने आया। ये थी बात बांग्लादेश में लोकतंत्र की। परंतु देखिए अब वर्तमान में वहां पे हालत कैसी है उसके बारे में भी देखेंगे। अब देखते बेटा नेपाल के बारे में। पहले नेपाल को नक्शे में मानचित्र में देख लीजिए। बांग्लादेश के ऊपर है वो भूटान है, और भारत के ऊपर उत्तरी पूर्वी भाग में ये जो इलाका है वो नेपाल है, एक छोटा सा देश है। अब इसके बारे में अपन देखते हैं क्या है नेपाल। तो नेपाल अतीत में हिंदू राज्य था। नेपाल अतीत में हिंदू राज्य था, वहां पे राजतंत्र था। जब भी लोकतंत्र के लिए जनता मांग रखती थी तो राजा अपनी सेना की सहायता से जनता की आवाज को दबा दिया करता था और लोकतंत्र की राय अवरुद्ध हो जाती थी। कहने का मतलब ये है बेटा, नेपाल जो प्राचीन समय में था वो हिंदू राज्य था, राजा का शासन था। तो जब भी जनता है वो लोकतंत्र की मांग करती थी, राजा अपनी सेना बुलाता था और सेना की सहायता से उस मांग को दबा देता था। आगे 1990 में एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन की चपेट में आकर, मतलब 1990 में नेपाल में एक लोकतंत्र आंदोलन चला, और वो लोकतंत्र आंदोलन इतना मजबूत था कि राजा को झुकना पड़ा और लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लिया राजा ने। और 1990 के दशक में एक घटना और होती है कि नेपाल के माओवादी नेताओं ने अनेक हिस्सों पर अपना प्रभुत्व जमाने में कामयाब हो गए। कहने का मतलब ये है कि 1990 में वहां पे लोकतंत्र समर्थन आंदोलन भी हुआ और राजा ने लोकतंत्र की मांग को मान ली। दूसरी घटना उसमें वहां ये होती है कि जो माओवादी नेता थे, यहाँ पे नेपाल छपा है, आप नेता मानना, उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को जमाने में कामयाबी हासिल की और राजा और सत्ताधारी और अभिजन इन तीनों के खिलाफ उसने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इसी के चलते राजा की सेना, लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोग और माओवादी, राजा की सेना, लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोग और माओवादी, इनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। तब राजा ने 2002 में संसद को भंग कर लिया। जो मांग 1990 में मानी थी उसको 2002 में उसने भंग कर दिया और सरकार क्या हो गई, गिर गई। अब क्या होता है आगे, अप्रैल 2006 में देश में लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए व्यापक प्रदर्शन हुए। मजबूर होकर राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने, क्योंकि 2006 में राजा कौन था, ज्ञानेंद्र सिंह था, उसने संसद को वापस बहाल कर दिया और राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना कर दी। तो कभी पूछे बेटा कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब होती है, 2008 में।
और राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना हुई और नेपाल का नया संविधान 2015 में बन करके सामने आया, जो दुनिया का सबसे नए संविधान के नाम से जाना जाता है। ये नेपाल की कहानी है। एक बार इस कहानी को वापस देखिए। 1990 में मांग हुई, 1990 में माओवादी आंदोलन हुए, 2002 में उसने सरकार को भंग कर दिया, 2006 में वापस लोकतंत्र की मांग होती है, ज्ञानेंद्र सिंह ने मांग मान ली और उसके बाद में 2008 में राजतंत्र की स्थापना होती है और 2015 में वहां पे नया संविधान बन के सामने आता है। इस प्रकार ये थी नेपाल की कहानी। आगे देखते हैं अपन श्रीलंका में जातीय संघर्ष। तो पहले श्रीलंका कहाँ है वो एक बार देख लीजिए। श्रीलंका, श्री के दर्शन कर लीजिए। श्रीलंका ये है हमारे सबसे दक्षिणतम बिंदु में, एक पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग हुआ है। मतलब श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पे जो जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि, पाक जल संधि, और इसके द्वारा अलग है। तो देखते हैं श्रीलंका में लोकतंत्र क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। जातीय संघर्ष भी क्या है। तो श्रीलंका 1948 में आजाद होता है। आजाद होने के बाद वहां पे लोकतंत्र कायम रहा, परंतु एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ा श्रीलंका को, और वह समस्या थी जातीय संघर्ष। अपने भारत के बाद में इसे आजाद होता है, परंतु एक समस्या का सामना करना पड़ा, और वह समस्या क्या थी, वहां की जातीय संघर्ष। श्रीलंका में दो समुदाय थे, एक तो सिंहली और दूसरे तमिली। दोनों के बीच में जातीय संघर्ष में दोनों उलझे गए, और श्रीलंका में सिंहली लोगों की संख्या अधिक थी और तमिली लोगों की संख्या कम थी। अब श्रीलंका में जो तमिल थे वो भी दो प्रकार के थे। एक तो भारत से ले जाए गए तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा श्रीलंका में ले जाया गया था, वो भारतीय तमिल थे। दूसरा वो तमिल जो श्रीलंका के मूल थे। तो श्रीलंका में सिंहलियों ने एक अलग क्षेत्र की मांग की कि भाई हमें तमिलियों के साथ में नहीं रहना है, हमें एक अलग क्षेत्र दे दीजिए, मांग की। तो उसको राष्ट्र घोषित करने की इच्छा जाहिर की। ये किन्होंने किया, सिंहलियों ने किया। आगे क्या होता है देखिए। तो श्रीलंका की राजनीति में सिंहली जाति का दबदबा अधिक था। वह हमेशा तमिलों का विरोध करती थी और उनको किसी भी प्रकार का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थी। जैसे भारत में विरोध करते थे अंग्रेज हमारा कि तुम तो काले हो और हम गोरे हैं, तुम निम्न वर्ण के हो, हम ऊपर है। ऐसा क्या, ऐसा सिंहली लोग थे, वो किसका विरोध करते थे, तमिलों का। उनको कोई भी अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। तो उपेक्षा हो गई। तो उपेक्षा के वातावरण में तमिल लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। उन्होंने 1983 में उग्र सशस्त्र संघर्ष करना प्रारंभ किया। किन्होंने, तमिलों ने। किसके विरुद्ध किया, सिंहलियों के विरुद्ध। अब क्या होता है, श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोग तमिलों से भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो तमिल श्रीलंका में थे भारतीय मूल के, वो भारत से ही गए हुए थे। अतः भारत सरकार पर तमिल जनता का भारी दबाव था कि वह श्रीलंका में तमिल लोगों के हितों की रक्षा करे। कहने का मतलब ये है बेटा कि श्रीलंका में जो भारतीय तमिल थे, तो भारतीय तमिलों ने भारत की सरकार पर दबाव डाला कि आप श्रीलंका में रहने वाले तमिलों की रक्षा करें, ये दबाव डाला। तो भारत सरकार ने समय समय पर तमिलों की सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, और भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा रिश्ते सामान्य करने का प्रयास किया। और उसके लिए भारत सरकार क्या करती है, एक अपनी शांति सेना है वो श्रीलंका में भेज देती है। तमिलों के दबाव में आके भारत की सरकार ने अपनी एक शांति सेना श्रीलंका में भेज दी। समय समय पर श्रीलंका से बात भी की। आगे क्या होता है, श्रीलंका की जनता को अब समझ में आ गया कि भारत हमारी अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। तो उसने कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप न करें। तब 1989 में 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को वापस बुला दिया। तो कभी ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष किसके बीच में था, तो सिंहलियों और तमिलों के बीच में था। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं और पूरा वर्णन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बेटा देखते हैं अपन कि पाकिस्तान में संघर्ष क्या था। पाकिस्तान और भारत, इन दोनों का, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आता है, तो एक बार इसको आप सही ढंग से एनालाइज कीजिए। लास्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान संघर्ष क्या है। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनते हैं तथा आजादी के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर संघर्ष में उलझाते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग होते हैं और कश्मीर के मुद्दे को लेकर दोनों संघर्ष में उलझ जाते हैं। और 1948 में कश्मीर के दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको बेटा पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं, पीओके, और एक भारत अधिकृत कश्मीर, दो अलग अलग भाग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 व 1975 के युद्ध में कश्मीर मुख्य मसला रहा। अब 1971 का बेटा युद्ध क्या हुआ था वो आपको पता है, पाकिस्तान के घर की समस्या थी, बांग्लादेश अलग हो रहा था उस समय। और 1975 इन दोनों समस्याओं में कश्मीर
कश्मीर मुख्य मुद्दा था जो सुलझा नहीं। फिर क्या होता है, भारत और पाकिस्तान ने दोनों में हथियारों की होड़ चलती रही। तो 1990 में दोनों देशों ने एक दूसरे पर दागने वाली मिसाइल हासिल की। 1947 में आजाद होता है और आजाद होने के बाद में एक केवल कश्मीर मुद्दे को लेके दोनों में तनातनी रहती है। फिर क्या होता है, दोनों देशों के बीच में 1971 और 1975 के युद्ध होते हैं, 1971 और 1975 के युद्ध होते, जिसमें ये कश्मीर मुद्दा था वो अभी सुलझा नहीं गया। फिर क्या होता है, भारत और पाकिस्तान दोनों में हथियारों की होड़ चलती है और 1990 में दोनों देश एक दूसरे पर दागने वाली मिसाइल खरीद लेते हैं, मिसाइल हासिल करते हैं। आगे क्या होता है, 1998 में भारत पोखरण में तथा कुछ समय बाद पाकिस्तान चंगाई पहाड़ी पर अपना परमाणु प्रशिक्षण करता है। भारत है वो पोखरण रेंज में अपना परमाणु प्रशिक्षण करता है, तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम भी क्यों पीछे रहे, तो वो अपनी संगाई पहाड़ी पर परमाणु प्रशिक्षण करता है। भारत दावा करता है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। अब देखो, भारत कश्मीर पर क्या आरोप, सॉरी, भारत है वो पाकिस्तान पर क्या आरोप लगा रहा है कि हमारे कश्मीर में जो आतंकवाद फैला रहा है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान है, जबकि पाकिस्तान भारत सरकार को चिंद व बलूचिस्तान में समस्या भड़काने हेतु उत्तरदायी मानता है। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि हमारे चिंद और बलूचिस्तान में जो समस्या भड़क रही है उसका कारण भारत है। इस प्रकार दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करते आ रहे हैं। और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल को लेकर समझौता हुआ, और यह समझौता भारत पाकिस्तान दोनों के मध्य हुआ, जो अभी तक नहीं सुलझा गया। और ये समझौते के बारे में पाकिस्तान का मानना है कि भारत हमारे साथ में दादा की तरह व्यवहार करता है, दादागिरी करता है, ये मानना है। 1967 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ, जो 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के मध्य एक शिमला समझौता हुआ। ये मैंने आपको पूरा एनालाइज करके बता दिया है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे है। यदि बोर्ड के एग्जाम में आपका प्रश्न आता है तो आप ऐसे उत्तर लिखिए ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। चलिए बेटा, आगे मिलते हैं दूसरे पार्ट में।